सो लास्ट क्लास में मैट्रिक्स में मैंने होमवर्क दिया था, बन गया एडिशन से रिलेटेड जो भी होमवर्क था? सबने बना लिया होमवर्क? यस सर। यस सर। और आनंद होमवर्क बना लिए? यस सर। सृष्टि? सृष्टि? सोफिया होमवर्क बना ली? यस सर। सन्नी? नो सर, अभी नहीं बनाया। देखो अभी भी तुम पीछे चल रहे हो सन्नी। सर मोबाइल में नेट खत्म हो गया था, 2 दिन क्लास नहीं किए थे। क्लास नहीं किए थे? अच्छा, कल की क्लास में नहीं थे? नो सर। ओके। आरोही होमवर्क बन गया? यस सर। ओके। दुर्गेश? यस सर। श्रेया? श्रेया? होमवर्क बन गया श्रेया? सौम्या? यस सर। ओके, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैट्रिक्स में हम लोग, ओके, एडिशन में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है एडिशन से रिलेटेड, कोई डाउट? नो सर, मल्टीप्लिकेशन शुरू करिए। क्या हुआ शिवम, बताओ। सर एक क्वेश्चन शिवम था। कुछ, क्या बोलो। सर फर्स्ट एक्सरसाइज सर। हाँ क्या बोलो। सर फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स। रिलेशन फंक्शन या मैट्रिक्स? नहीं, मैट्रिक्स है। हाँ क्या बोलो। सर 3 एलिमेंट है सर। हाँ नहीं, रुकिए एक बार हम देख के बताते हैं। सर हाँ बोलो। if elements are either हाँ 1, -1 or 0, हाँ such that total number of elements in matrix is 20, हाँ, then find total number of possible matrix. देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल Matrix. मैट्रिक्स। ओके, एलिमेंट है 1, -1, 0 और 1, और Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? Total elements 20. टोटल एलिमेंट 20 हैं। ओके, 20 एलिमेंट्स है टोटल मैट्रिक्स में। Number तो of टोटल elements. टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे वो पता करना। Yes, sir. तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे दो एनसीईआरटी बुक के दो क्वेश्चन का यूज कर रहा है। एक जो हमने बनाया था 1 और -1 से कितने मैट्रिसेस बनेंगे 3x3 ऑर्डर के, ठीक है, उस क्वेश्चन का यूज कर रहा है। और दूसरा एक, अगर एलिमेंट पता है मुझे मैट्रिक्स में तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी ये यूज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या पता करोगे तुम? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करोगे या एलिमेंट को फिट करना शुरू कर दोगे? पहले क्या पता करोगे? ये मैंने बोला दो क्वेश्चन, किस किस दो क्वेश्चन का यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन Yes, sir. सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको क्वेश्चन समझ में आया जो पूछा गया है? यस सर। ठीक है, हमको बोला है कि एक मैट्रिक्स बनाना है जिसकी एंट्री ये होनी चाहिए, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बता रखे हैं कि उस मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स हैं। तो कितने तरह के मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं?
नंबर ऑफ मैट्रिसेस वो पता करने हैं। तो काउंटिंग का ही प्रॉब्लम है ये। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंवॉल्व है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का। पहला जो 2-3 क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो सारा क्वेश्चन है, और दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन सबको याद है ना? यस सर। उसी का यूज कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले इसमें ये पता करोगे कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं वो पता करने जाओगे, या कितने एंट्री को फिट करना स्टार्ट कर दोगे पहले ही? कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा? ऑर्डर। ऑर्डर पता करेंगे। ऑर्डर। ऑर्डर पता करने के लिए तो 20 एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं? 1 into 20, 1 into 20, 2 into 10, 2 into 10, 4 into 5, 4 into 5, 5 into 4, 5 into 4, 10 into 2, 10 into 2, 20 into 1. 20 into 1। इतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं ना? ठीक है, यहां तक। तो एक तो हमने पहले ये पता कर लिया कि भाई अगर 20 एलिमेंट है तो इतने हमारे ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, बट पोजीशन तो 20 ही रहेगा। पोजीशंस कितने रहेंगे? कितना भी ऑर्डर ऑफ पोजीशंस जो रहेंगे वो 20 ही रहेंगे ना काउंटिंग में। Yes sir. ओके, हर एक पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी फिल करने की? 3। 3. 3। तो टोटल कितने तरीके से हम मैट्रिक्स में फिल कर सकते हैं? 3 to the power 20। 3 to the power 20, यानी कि 1 क्रॉस 20 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो 3 to the power 3 रेज टू द पावर 20 इतने बन सकते हैं। ये सबको समझ में आया? ये हम लोगों ने किया है ना? ये सबको समझ में आया? यस सर। ये भी 3 रेज टू द पावर 20, ये भी 3 रेज टू द पावर 20, तो कितने मैट्रिक्स हैं ऐसे? 6। यानी कि टोटल 20 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सर 6 into 3 to the power 20 ये कैसे? 3 रेज टू द पावर 20 जो है वो 1 क्रॉस 20 मैट्रिक्स का नंबर दे रहा है कि 1 क्रॉस 20 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनेंगे? 3 रेज टू द 20। बट 20 एलिमेंट वाले कितने मैट्रिक्स हैं? 6 मैट्रिक्स हैं। यस सर। तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है शिवम, यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े अब हम लोग। सर हाँ बोलो शिवम। सर आप बोले थे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हाँ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। हाँ, सर तीनों डायगोनल भी आप जीरो कर दिए थे, तब तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा ना? जीरो मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सर एट ए टाइम तीनों जीरो कैसे हो जाएगा सर? डेफिनेशन में कहाँ लिखा हुआ था कि एट अ टाइम तीनों जीरो नहीं हो सकता है? डेफिनेशन क्या था? हाँ डेफिनेशन क्या था? क्या था डेफिनेशन? A square matrix is said to be a diagonal matrix हाँ, if non-diagonal elements are जीरो। zero. व्हाट अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स? तो पूरा कंप्लीट क्यों नहीं करता है सर डिफिनेशन? हाँ तो ये डेफिनेशन तो कंप्लीट है, ये तुम्हारा काम है कि तुम डेफिनेशन को अच्छे से समझो। उसने रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाए हैं? नॉन डायगोनल पे। उसने डायगोनल एलिमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है? नो सर। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसमें क्या फिल करते हो। ठीक है शिवम, यस सर। आप कोई कंफ्यूजन? और सर हाँ
डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। हाँ, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट का बताया था ना कि ए आई आई। हाँ सर, तो वो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हमको मिलेगा। नहीं, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, आखिरी तक नहीं मिलेगा, बीच में ही आके वो रुक जाएगा। सर ये पूरा तो नहीं बोला, उसमें से बोला ए आई आई मिलना चाहिए, उसको भी डायगोनल तो का बोल सकते हैं। डेफिनेशन, तब तुम डायगोनल का डेफिनेशन देखो। डायगोनल के डेफिनेशन में पहले ही लिखा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैंने तो तुमको समझाने के लिए आइडेंटिफिकेशन बताया, ठीक है। ऑलरेडी पहले ही मेंशन है कि जब भी हम डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो किस तरह के मैट्रिक्स में बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं बात करेंगे। यानी जिसका रो और कॉलम बराबर नहीं, उसमें हम लोग डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है शिवम? और कोई डाउट किसी को? ओके, तो चलो आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। सो लाइक एडिशन में हमारे पास कंडीशन था ना, हम हर तरह के मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कुछ कंडीशन दिया हुआ था, और कैसे ऐड करेंगे फिर वो हम लोगों ने देखा था। सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में भी है। अगर हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमको पहले कंडीशन देखना होगा कि किस तरह के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक नॉर्मल रियल नंबर तो नहीं है कि डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन का इसका प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। ओके, सो ए एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ए आई जे एम क्रॉस एन। बी एक मैट्रिक्स है बी के एल, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। सपोज तुम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहला चीज, हमेशा हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सर्टेन कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है वो देखो। अगर ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला कंडीशन ये है कि तुम अब ये देखो कि ए मेरा पहले आ रहा है, बी मेरा बाद में आ रहा है। तो ए अगर पहले आ रहा है तो एक में एम जो है रो है और एन कॉलम है, बी मेरा बाद में आ रहा है तो बी में पी रो है और क्यू कॉलम है। तो पहला कंडीशन ये बोलता है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन में पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम किसके बराबर होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसके रो के बराबर होना चाहिए। यानी n और p अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे ए बी एग्जिस्ट करेगा। अगर इसी तरह b एक एग्जिस्ट कराना होता तो यहाँ पे एक तो चीज तो पता चलेगी, जरूरी नहीं कि ए बी एग्जिस्ट करे तो बी ए भी एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर हमको मान लो बी और ए का प्रोडक्ट लेना होता, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता, तो b इंटू ए को एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या चेक करना होता? पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि Q मस्ट बी इक्वल टू M। तो हम बोलते हैं कि ये B इंटू ए, ये प्रोडक्ट जो है दो मैट्रिक्स से एग्जिस्ट करेगा। ये पहला कंडीशन सबको समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, जनरल मेथड बता रहा हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। जनरल मेथड थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट समझो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जनरल समझना अधिक यूजफुल है। एग्जाम्पल से तो इजीली समझ जाओगे, बट एक जनरल वे कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो समझना अधिक इंपॉर्टेंट है। तो अब दो मैट्रिक्स है, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो
इसमें जो n और p है वो बराबर है। मैं a इंटू बी की बात कर रहा हूं, b इंटू ए की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब n और p बराबर है, यानी कि हम p को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? n से। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b, अब n जो है वो j से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि b के j, सॉरी ये क्यू नहीं ना है, कि कौन किसके बराबर होना चाहिए? n जो है वो p के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? k को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? j को। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BJL m क्रॉस p n क्रॉस q, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये डाउट है किसी को ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि अब हमको पता है p और n का वैल्यू बराबर है, तो p को हमने a से रिप्लेस कर दिया, तो j जो है वो n का वैल्यू ले रहा है, तो हमने यहां भी k को किससे रिप्लेस कर दिया? j से, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था अभी? ओके, तो अब तुम ये देखो कि ये मैट्रिक्स मेरा कैसा दिखेगा और ये मैट्रिक्स मेरा कैसा दिखेगा। मैं एक रोल सिर्फ लिख रहा हूं, वो भी जनरल, ठीक है। ए पहला वाला मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स, तो A1J, ठीक है, A2J डॉट डॉट AIJ डॉट डॉट A, आखिरी वाला एलिमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? सॉरी, क्या वेरी करेगा इसमें, बताओ मुझे। रो कॉलम वेरी करेगा ना, तो AI1, AI2, AIJ, AI, क्या होगा इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? n, तो AIN। ये सही है ए मैट्रिक्स मेरा। ये सबको समझ में आया? मैं एक एक लाइन के बाद पूछ रहा हूं, तो जो डाउट है वो उसी लाइन में पूछो। इसका मैंने एक जनरल रो लिखा, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ओके, ये a जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम ये देखो कि दोनों मैट्रिक्स में क्या बराबर है। पहले का जो कॉलम है वो दूसरे का रो के बराबर है, तो इसमें हमने क्या किया, इसका जो एक रो है वो लिखा ith रो, इसमें जो है वो हम एक कॉलम लिखेंगे, ठीक है। उस कॉलम को लिखो, तो कॉलम लिख रहे हैं तो क्या चेंज कर रहा होगा? BJ, कॉलम लिख रहे हैं तो रो चेंज कर रहा होगा, तो B1 कौन चेंज कर रहा है? रो चेंज कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो B1L B2L डॉट डॉट BJL डॉट डॉट B, क्या होगा आखिरी? n रो है ना, तो BNQ, यही होगा। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया? सर एक बार और बताइए। मैं इसका क्या कर रहा हूं? हाँ बोलो सर। बी बोलो निहाल। नीचे में NL होगा ना सर? NQ होगा ना सर। इसका L लिए थे ना, ऊपर से स्टार्टिंग से देखिए ना, L लिए थे। हाँ सॉरी, BNL, सॉरी BNL, ठीक है। ये एक बार फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान दो। ये वाला पहले आते हैं, मैं इसका कौन सा रोल ले रहा हूं? ith रो, तो ith रो ले रहे हैं, यानी कि कॉलम चेंज करेगा, तो I फिक्स हो जाएगा, J चेंज करेगा, क्योंकि ये जो है ये कॉलम बताता है। तो तुम अगर ऐसे मूव कर रहे हो तो क्या चेंज करेगा? कॉलम। जब ऐसे मूव करोगे तो क्या चेंज करेगा? रो। इस चीज का ध्यान रखना है, लोगों को इसी चीज में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जब ऐसे मूव करोगे तो तुम खुद देखो कि ऐसे अगर मूव करोगे तो इसका मतलब तुम रो को हर बार रो को चेंज कर रहे हो। जब तुम ऐसे मूव करोगे तो
दिखने में तो ये कॉलम है, लेकिन कॉलम चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज करेगा? रो, क्योंकि तुम ऐसे मूव कर रहे हो। तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो इसमें चेंज करेगा, इसमें जो सेकंड पोजीशन है वो चेंज करेगा। तो हम ith रो पे हैं, तो I1, I2, IJ, क्योंकि इसमें J रो को डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, IN, nth कॉलम पे चले गए। ये ठीक है सब? क्या सबको समझ में आया ये? यस सर। ओके, अब इस पे आओ। इसमें हम क्या ले रहे हैं? इसमें जो एलएथ कॉलम है उसको हम ले रहे हैं, एलएथ कॉलम। तो एलएथ कॉलम ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, तो B1L, B2L, BJL, और आखिरी इसमें जो ये है, ये कॉलम, ये nth रो को डिनोट कर रहा है, तो BNL, क्योंकि ये nth रो यहाँ यहीं पर होगा, तो ये वाला पोजीशन इसका वैल्यू कितना होगा? n, और मैं तो lth रो में काम ही कर रहा हूं, lth कॉलम में तो काम ही कर रहा हूं, तो ये वाला वैल्यू मेरा फिक्स रहेगा। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? अब तुम ऑब्जर्व करो, ये वाला जो मेरा कॉलम, ये वाला जो मेरा रो है, और ये वाला जो मेरा कॉलम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है काउंट करने पे, है? यस सर। तो अब यहां पे यानी कि मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करना होगा ना, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, हम मल्टीप्लाई इजिली कर सकते हैं। तो अब ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पे पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? इसका मतलब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो मैं पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो चेक करूंगा और दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम चेक करूंगा। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही मिल रहा है, तभी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे? सेम आएंगे, उस रो और उस कॉलम में। ये ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आया? देखो, हमने इसका रो, अगर तुम इसका कॉलम पकड़ते, इसका रो पकड़ते ना, तो मैच नहीं करता दोनों का नंबर, दोनों का नंबर अलग होता इसमें। लेकिन देखो, इसमें भी n एलिमेंट है काउंट करने पर, इसमें भी काउंट करने पे कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट ही है ना। यानी कि हमको मल्टीप्लाई करने के लिए हर एक के लिए एक एक एलिमेंट मिलता जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही हुआ कि हमेशा जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैट्रिक्स को हम ऐसे स्टडी करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स को हम ऐसे स्टडी करेंगे। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम इस ith, ये मेरा ith रो है, इस lth, ये मेरा कौन सा कॉलम है? lth कॉलम। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ai1 will be multiplied with b1l, so ai1 will be multiplied with b1l, फिर प्लस साइन, ai2 will be multiplied with b2l, so ai2 into b2l, फिर प्लस, यानी कि इसका एक एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन, फिर इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन। ये कौन सा एलिमेंट है? i jth एलिमेंट इसके j lth एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो डॉट 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 प्लस aij इंटू bjl प्लस डॉट डॉट, अब इसका जो आखिरी एलिमेंट है इसके आखिरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ain इंटू bnl। समझ में आया? एक रो एक कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? yes, हाँ sir. सृष्टि, क्या हुआ सृष्टि? नो सर, गलती से हो गया तो। हाँ ओके, चलो ठीक है। ओके, सो ये रो इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमको एक चीज तो क्लियर होगी, जब भी हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये फिक्स रूल रहेगा, इस रूल को हम चेंज नहीं करेंगे। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने का रूल है, इसमें क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही डिफाइन किया गया। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको
किस पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिल रहा होगा। ये तो इसको और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो ये मल्टीप्लाई करके आए एक नंबर है ना, इसका मतलब ये एक एंट्री है। ये एंट्री कहां गई, ये एंट्री किस पोजीशन पे जाएगी, ये कैसे पता करेंगे? तो अब तुम ये देखो, इसमें 1 1 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, जे मैच कर रहा है, एन मैच कर रहा है। क्या मैच नहीं कर रहा है? आई और एल, ये दोनों कांस्टेंट है। यानी कि जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स में ये कहां पर होगा? BIL पोजीशन पर होगा। BIL पोजीशन पर होगा। ये जो नया एलिमेंट आ रहा है ये मेरा कहां पर होगा? BIL पोजीशन पर होगा। यानी कि इसमें जो BIL पोजीशन होगा, खोज सकते हैं इस मैट्रिक्स में BIL पोजीशन कहां पर होगा, वहीं पर ये वाला एलिमेंट रहेगा। हाँ बताओ, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये जो नया मैट्रिक्स मेरा बन के आ रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा? तो अब तुम ये देखो, इस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर कितना है? n क्रॉस q। तो जो मेरा नया मैट्रिक्स बन के आ रहा है इसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n। तो दोनों में है, ये इसका पहला वाला पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, वो दोनों कंबाइन कर दो, यही मेरे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, m क्रॉस q। और इसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो कैसा दिखेगा? b नहीं, c यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि a b तो ऑलरेडी नोटेशन में यूज कर दिया है हमने। CIL, ये इसका एक जनरल एलिमेंट होगा। CIL का वैल्यू क्या होगा? CIL का वैल्यू ये होगा, AI1 इंटू B1L प्लस AI इंटू B2L प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। पहले दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ये देखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि n मस्ट बी इक्वल टू p। तो जो मेरा ये मैट्रिक्स होगा वो कैसा दिखेगा? BJL n क्रॉस q। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे? m क्रॉस n, n क्रॉस q। तो ये n तो दोनों में बराबर होना चाहिए, कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो जो m बचा और q बचा, ये रो और कॉलम है, तो यही जो है नए मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस q। और इसका जो एक एलिमेंट है CIL, देखो i का वैल्यू ऑटोमेटिक चेक करो, i का वैल्यू कहां से आ रहा है? 1 to m। और l का वैल्यू कहां से आ रहा है? 1 to q। तो यहां भी चेक करो, i का वैल्यू 1 to m है और l का वैल्यू 1 to q जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक, इसीलिए हमने बोला कि इसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो CIL दिखेगा, IL। थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा होगा, बट एक बार अभी इसको देख लो और बैठ के इसको खुद से समझना कि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे पता चल रहा है। जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका एलिमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो अब तुम खुद देखो कि मुझे अगर C11 इसका निकालना है तो C11 कैसे निकल रहा होगा, CIL कैसे निकल रहा है, तुम ऑब्जर्व करो। अगर मुझे CIL एलिमेंट का वैल्यू निकालना है तो मुझे पहले वाले मैट्रिक्स का ith रो लेना पड़ेगा और दूसरे मैट्रिक्स का lth कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हमको ये पता चल रहा है ना। तो अगर मुझे C11 का वैल्यू निकालना है तो मेरे ख्याल से C11 का वैल्यू तुम लोग बता सकते हो। C11 का वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा? कोई नहीं, C11 का वैल्यू कैसे आएगा? C11 का वैल्यू आएगा पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आएगा, नहीं आएगा। CIL का वैल्यू कैसे आ रहा है? पहले वाले मैट्रिक्स का ith रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का lth कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो C11 का वैल्यू कैसे आएगा, नहीं बता सकते हो? A11 into B11 प्लस फिर A11 into B11 प्लस ध्यान रखना,
हाँ, A12 इंटू B2 प्लस डॉट डॉट आखिरी वाला क्या होगा, A1n इंटू BN1, यही होगा ना? यस सर बन गया ना? तो ये तुमको आइडिया नहीं दे दिया? C12 का वैल्यू निकालना होगा, तो मुझे बताओ C12 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे किस किस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पहले वाले मैट्रिक्स का मैं क्या लूंगा? सेकंड रो। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना, CIL तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया? CIL का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट ith रो और सेकंड मैट्रिक्स का lth कॉलम, यही लिया था ना हमने। तो C11 निकालने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। C12 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब कुछ समझ में आया? यस सर। और बाकी सब किसको समझ में यस नहीं आया? सर, यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये मैंने तुमको एक एग्जांपल से ये नहीं बताया। अगर तुम ये समझते हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी गलती नहीं होगी। तुमको रैंडमली अगर मैं कोई वैल्यू निकालने दूं किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी पोजीशन का, तो तुम ऑटोमेटिकली मुझे बता सकते हो कि मुझे किस किस को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर रैंडमली मैं तुमको बोलूं कि C45 का वैल्यू निकालो, तो C45 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रो 4, फर्स्ट मैट्रिक्स का फोर्थ रो, रो सेकंड मैट्रिक्स का फिफ्थ कॉलम। कॉलम, उन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह, और हर बार ऐड करते जाना होगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो पहला पहले से प्लस, दूसरा दूसरे से प्लस, तीसरा तीसरे से, मल्टीप्लाई करते जाओ हर बार। ये सिंपल, तो इसीलिए ये जनरल मेथड इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से क्या होता है ना, फिर लोग रो कॉलम देखते रहते हैं। इसमें क्या है कि हम रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जाके हम पता कर सकते हैं कि उस पोजीशन का एलिमेंट अगर मुझे पता करना है तो मुझे किस रो और किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए जनरल मेथड यूजफुल है। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 73। ठीक है, तुम्हारे बुक में भी है, ये पेज नंबर 73 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस जनरल वे में डिफाइन की हुई है। ठीक है, सो अब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे चलते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, सपोज एक मैट्रिक्स है मेरा -1 3 2 9 5 7, ये है मेरा एक मैट्रिक्स, और बी मेरा एक, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। बी मेरा एक मैट्रिक्स है 7 9 3 1 5 0 0 -1। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा या बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा? कौन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है? ए इंटू बी। क्या दोनों वैलिड है क्या? नो सर, दोनों वैलिड नहीं है। क्यों? चेक करो, ए एक इंटू बी, अगर इस मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट लेंगे तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो मैंने क्या बोला था? पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तो बराबर है, यानी ये वैलिड है। अब इस पे आते हैं, बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो इसमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, बट 3 और 2 तो बराबर नहीं है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चल रहा है कि हमेशा दो मैट्रिक्स को ऑर्डर वाइज जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करते हैं। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों जरूरी नहीं कि हमेशा मिलेंगे।
तो इसका मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, तुम पहले किसको लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर हमको निकालना रहेगा तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स सी आएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2/3 2 क्रॉस 3 होगा। ये दोनों को यूज करना है। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो। ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल वे देख लिया था इसका। -1 3 2 9 5 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 9 3 1 5 0 0 -1 2। अब तुम ये देखो, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो तुमको पता होना चाहिए कि इसमें कितने पोजीशन होंगे। 2 क्रॉस 3 होगा तो ऐसा ही पोजीशन होगा। मेरा मैट्रिक्स ऐसा ही दिखेगा। यस सर। यस सर। तो अपने मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने से पहले मेरा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखो, रैंडमली हम किसी भी पोजीशन पे जाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमको किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस पोजीशन का वैल्यू मिलेगा। ये कौन सा पोजीशन है? चलो मैं पूछ लेता हूं। सोफिया, सोफिया क्लास में हो? यस सर। ये कौन सा पोजीशन है मैट्रिक्स का? 822। 822। मुझे बताओ इस पोजीशन का, तो C22 मेरा C मैट्रिक्स हो गया ना, तो ये मेरा C22 हो गया। ठीक है, तो C22 का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ, बता सकती है क्या? यस सर। किस किस को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे? इसमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा? इस मैट्रिक्स का किसको पिक करेंगे? R2 को, यानी कि रो 2 को पिक करेंगे। हाँ। और इसमें हो जाएगा C2 यानी इसको पिक करेंगे, यानी कि ये जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो तुम निकालो C22 का वैल्यू, देखो 9 × 9 81 प्लस 5 × 5 प्लस 25 और प्लस 7 × -1 तो -7। तो इसका वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 इसमें मल्टीप्लाई हो तो 99, यानी कि C22 का वैल्यू कितना होगा? 99। समझ में आया सबको? हम रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जाके किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके, शुभम। यस सर। शुभम, ये कौन सा पोजीशन है? C13। C13। मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? किस किस को मल्टीप्लाई करोगे तो C13 का वैल्यू निकलेगा? रो 1 कॉलम 3। रो 1, पहले मैट्रिक्स का रो 1, इसको दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ? -3 -3 प्लस 0 सॉरी प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4 तो कितना आया? 1, यानी कि C13 का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो तुमको ऑलरेडी पता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑर्डर वाइज भी जा सकते हो, स्ट्रक्चर हमको पता है, रैंडमली हम किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मान लो इसका मुझे वैल्यू निकालना है, तो ये पहले ये पता करो कि ये कौन सा पोजीशन है। ये पोजीशन है मेरा C21। तो C21 है, तो C21 का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 9 × 7 63। ठीक है, 5 × 1 5 प्लस 7 × 0 0
तो ये मेरा इसका वैल्यू कितना आएगा 68। इसी तरह इसका वैल्यू भी निकालो, तो ये मेरा C11 है, तो C11 का वैल्यू यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। तुम यहां पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। -7 +3 +0 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -4। इस तरह इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये क्या है C12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम यूज करना है। तो -1 × 9 -9, 3 × 5 15 +2 × -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा -11 +4। इसी तरह इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये कौन सा पोजीशन है C23 यानी कि पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, ये हमको लेना है। तो तुम देखो इजी है, 9 × 3 27 +5 × 0 0, 7 × 2 14, तो ये कितना हो जाएगा 41। आया समझ में सबको? दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी को कोई डाउट? प्रज्ञा, यस सर। समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस सर। दुर्गेश? यस सर। ओके। श्रेया समझ में आया? श्रेया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सन्नी समझ में आया? यस सर। सन्नी समझ में आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यस सर। ओके। किसी और को कोई डाउट? चलो ठीक है, वेरी गुड। सो ये हो गया पूरा कंडीशन कि पहला तो दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई मिल रहा है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। ओके, सो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है हमेशा? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए? तुम लोग अब मुझे आंसर दो। यस सर। कोई और? यस सर। नहीं, कल भी तो हम लोगों ने देखा था एडिशन के लिए क्लोजर कंडीशन के प्रॉपर्टी अंदर नहीं है ना। क्यों? दो मैट्रिक्स को, हाँ ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्लोज नहीं है ना, क्योंकि इन जनरल हम मैट्रिक्स से अगर बात करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन जनरल हम किसी भी दो मैट्रिक्स को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी कब हो जाएगा? अगर मैं एक सेट ले लूं, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स या n×n मैट्रिक्स। अब इस पे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो ये क्लोज्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस सेट पे क्या ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का क्लोज्ड है? यस सर। यस सर। इसमें क्लोज्ड है। क्यों? तुम किसी भी n×n मैट्रिक्स को, n×n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है सिर्फ, इसमें b n×n मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा वैलिड है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा? n×n ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें ये जो सेट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। बट इन जनरल मैट्रिक्स पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। पहले
समझ में आया? एकदम चुप हो तुम लोग सब। दूसरा कॉम्पिटेटिव। सर आपका वीडियो क्वालिटी अब तो अच्छा इसकी नहीं आ बात नहीं रहा। करेंगे क्योंकि क्लोज नहीं है। हाँ, पिक्चर नहीं दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर आ रहा है सर। अभी ठीक है? यस सर। ओके, सो अब आते हैं कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कॉम्पिटेटिव है? नो सर। नो सर। नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ध्यान रखना। थर्ड, एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव है? क्या यस लगता है? सर। यस सर। यस सर। है, देखने में नहीं लगता है बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, यानी कि इसमें हम जो ब्रैकेट का पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। ये ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करने का परमिशन दे रहा है, मैट्रिक्स के पोजीशन को चेंज करने का परमिशन नहीं देता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट। ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। अगेन आइडेंटिटी की बात हम इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स पे नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी की बात जब भी करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स दिमाग में आना चाहिए। हम जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? सौम्या, क्या था डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट का? कल हम लोगों ने पढ़ा था। सर कल पूरा क्लास नहीं किए थे। सौम्या क्यों? सर फ्रीज हो गया था वीडियो, उसके बाद हो ही नहीं रहा था। ठीक है, चलो मैं वीडियो कल का भी अपलोड नहीं किया हूं, कल का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? कोई बताएगा आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन था? स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal is 1. Diagonal element is 1. हेलो। हेलो सर, नहीं आवाज आ दिख रही रहा है? है सर, कुछ नहीं दिख दिख रहा है? नहीं रहा है सर। सर अभी दिख रहा है? आपका दिख भी नहीं रहा। दिख रहा है? यस सर, आ गया। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मैंने डेफिनेशन बताया था? देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मिल सकता है। तो इन जनरल कोई भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी एलिमेंट से उस ऑपरेशन से कनेक्ट करें तो ये इस एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज ना करें। ये आइडेंटिटी का डेफिनेशन होता है, ठीक है? वो तुम लेफ्ट से कनेक्ट करो या राइट से, हमेशा इसका वैल्यू ए ही रहेगा।
कोई भी ऑपरेशन हो, ये जो है कोई भी ऑपरेशन है, ये आइडेंटिटी का डेफिनेशन है। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी किसके रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पता करना चाहते हैं। तो मैं तुमको यही बोल रहा हूँ कि जब भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो मेरे दिमाग में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो X मेरा एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब X जो है वो मेरा सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स खोज रहे हैं E, जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा हमको क्या दे? A दे। तो हम बोलेंगे E जो होगा ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और मैट्रिक्स के केस में हम इसको बोलेंगे ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन समझ में आया? E का क्या डेफिनेशन है? यस सर। ठीक है, सो हमको यही E का वैल्यू पता करना है। तो इस E का वैल्यू क्या होगा? ये E जो होगा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n ऑर्डर का, 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 डॉट 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 1। ये n क्रॉस n ऑर्डर का जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट में। यानी कि इसको तुम किसी भी n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स रहेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो n का वैल्यू मैं 2 ले लूं, तो 3 5 7 9, इसको तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करो, दोनों वैलिड है ना, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं? 3 इंटू 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पर आएगा, तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 0 0, तो सिंपली 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां पर आएगा, तो 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, तो यहां पे 5। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, तो 7 इंटू 1 7, 9 इंटू 0 0। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहां पर आएगा, तो 7 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9। देखो सेम मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से उस ऑर्डर के जिसके साथ ये वैलिड है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। यानी कि नंबर में जो 1 काम करता था, 1 का जो काम था मल्टीप्लिकेशन में, वही काम आइडेंटिटी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। 1 का क्या काम था मल्टीप्लिकेशन में? 1 को तुम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे रियल नंबर के साथ, तो वही रियल नंबर रहता था। तो वहां पे 1 मेरा क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वही काम मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए करता है। यानी कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम किसी भी n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वही मैट्रिक्स आएगा। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब कहीं भी तुमको मिले ना a इंटू आई, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? आई। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन वैलिड होना चाहिए, तो a इंटू आई हमेशा a देगा, i इंटू a भी हमेशा a देगा, ये ध्यान रखना। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हम लोगों ने देख लिया। आइडेंटिटी किस में मिलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे, इनवर्स की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। इनवर्स जो है एक अलग टॉपिक ही हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो शिवम। सर हाँ सर बोलो। a इंटू आई इज इक्वल्स टू a हो गया, i इंटू a हाँ इज इक्वल्स टू a हो गया, तो ये तो हाँ हो गया सर कम्यूटेटिव।
हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा काउंटेटिव नहीं होता है, बट आइडेंटिटी के लिए काउंटेटिव होता है, क्योंकि आइडेंटिटी का एलिमेंट का डेफिनेशन ही है a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी कि दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो a इंटू आई भी ए होना चाहिए और i इंटू ए भी ए होना चाहिए। तो इस केस में तुम बोल सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है, बट इन जनरल दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, सिर्फ ये। इसी तरह जीरो मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करोगे a इंटू जीरो और जीरो इंटू ए, जीरो ही मिलेगा अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है तो। समझ में आया शिवम? यस सर। ये सिर्फ इन दोनों केस में, और कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जहां मैं हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, हमेशा नहीं। कुछ कुछ जगह होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है, तो हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि होता ही है। कुछ कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जहां पर कम्यूट कर जाएगा ये, बट कुछ ऐसे मैट्रिक्स में जहां ये कम्यूट नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं है। बट हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमेशा नहीं करेगा, करेगा, कुछ केसेस में करेगा। एग्जाम्पल मिल रहा है हमको, ठीक है? यस सर। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। n क्रॉस n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अब हम लोगों ने जो है एडिशन पढ़ लिया, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अगेन मैंने तुमको बोला था ये एडिशन नॉर्मल रियल नंबर के एडिशन से अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जो हम लोग रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे अलग है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब इसके बेसिस पे तुम देखो अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज निकालो सर। एक्सरसाइज 3.2। हाँ बोलो सर आप बोले थे अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो हम इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स तो इसका हाँ मैंने क्या बोला, इनवर्स की बात हम करेंगे, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। इनवर्स मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको हम लोग एक चैप्टर है अलग से, ठीक है, टॉपिक भी अलग है, मैट्रिक्स में भी है, डिटरमिनेंट में भी है, तो इसको उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा तो टॉपिक मेरा बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का भी यूज करता है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं इनवर्स की बात अलग से करूंगा, ठीक है? ठीक। हाँ, क्योंकि वो लेंदी टॉपिक है। जैसे एडिशन में हमने इनवर्स तो इजीली डिस्कस कर लिया ना कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, इजी टॉपिक था, इसलिए हमने वहां डिस्कस कर लिया। बट अब ए एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, तो कैसे निकालेंगे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक लेंदी टॉपिक है, ठीक है? तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम लोग देखेंगे कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं अगर मिलेगा तो, ठीक है? ओके, अब एक्सरसाइज 3.2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 4th और 5th क्वेश्चन छोड़ रखा था, अब ये बन जाएगा? फोर्थ और 5th क्वेश्चन, a इंटू बी निकालना है, b इंटू ए निकालना है, बन जाएगा? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब 3 में चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसको तुम लोग फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा दो। 1 2 3 2 3 4, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? और 2 3 4 1 2 3, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? तो जल्दी से मुझे निकाल के बता दो। 2 मिनट 2 मिनट, 4 मिनट का समय दे रहा हूं, इवन 2 मिनट से कम भी लगना चाहिए। दोनों का 20 आएगा। हाँ, दोनों का 20 आएगा।
20 आएगा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है या नंबर का मल्टीप्लिकेशन है? तुम मुझे 20 नंबर बता रहे हो। बताएं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी मत भूल के बोलना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा। मैट्रिक्स और नंबर दो अलग अलग टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स और एक नंबर, ये एक नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये 1x1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है साहिल? ध्यान रखना इसमें। हाँ बताओ मुझे आंसर, अगर किसी ने मल्टीप्लाई कर लिया है तो। हेलो सर। हाँ बोलो। लिखिए सर, ए बी इज इक्वल पहला वाला, पहला। हाँ सर पहला वाला। क्या है? क्वेश्चन पढ़िए कितने ना। ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? 3:3। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। हाँ सर। हाँ मुझे रो वाइज बताते जाना। बताओ पहला रो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 2 3 4। हाँ 2 3 4 4 6 8 4 6 8 6 9 12 6 9 12। और ये 1x1 का सर 1x1 ऑर्डर का क्या आएगा? 18 18। नहीं 20 होगा सर। 20 कितना है? 20। सबका आया है? सबका ये आया है? यस सर। दुर्गेश, यस सर। दीपक, यस सर। आ गया है? यस सर। ओके, सो चेक कर लो एक बार, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? एक कॉलम है, एक रो, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है 3x1। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये रो मैट्रिक्स है ना, एक ही रो है, तो 1x3। 1 मैच कर रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो अब एक एक करके आते हैं। ये 1 1 पोजीशन है, तो 1 1 पोजीशन है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 और 2 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ऐड तो इसमें कुछ होना नहीं है, तो सिंपली 2। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4 4। फिर इस पे आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 into 3 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 into 4 8। फिर इस पे आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, so थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम, so 3 4 जा 12। बन गया? ये देखो, ये है मेरा 1x3 ऑर्डर, ये है मेरा 3x1 ऑर्डर, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 1x1। तो फर्स्ट ए यानी एक ही ए है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, so 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, सो 8 20 आ गया। ठीक है, सो ये इसीलिए मैंने बताया कि अगर जनरल वे में तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है तो कभी भी इन सारे मैट्रिक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, रो और कॉलम मैट्रिक्स अगर रहता है कहीं तो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है सर। हाँ, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होगा ना। मैंने तुमको बोला कि तुम पहले स्ट्रक्चर पता कर लो, उसके बाद हर एक पोजीशन पे जाओ। ये 1 1 पोजीशन है, तो तुमको 1 1 पोजीशन ये बोलता है कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया, तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा 1 into 2 2। सिंपल ना। तो वो कहां से आ रहा है? डेफिनेशन से आ रहा है ना, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे डिफाइन किया था उसी पे आ रहा है ना। इसीलिए मैंने बोला कि तुमको जनरली लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कंफ्यूजन वहां से स्टार्ट होता है। बट तुमको ये समझना है कि ये मेरा पोजीशन है, तो इस पोजीशन का वैल्यू क्या होगा।
तो हम ये देखेंगे कि ये 1-1 पोजीशन है, यानी कि मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा 1-2 पोजीशन है, तो मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने ऑलरेडी होमवर्क में बना लिया, 5 भी बना लिया, 6 भी बना लिया, ठीक है? अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क, एक तो हो गया फर्स्ट का, फोर्थ और फिफ्थ, एक क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा बनाओगे तुम लोग होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9, 7 अभी छोड़ दो, 7 हम लोग और 8 अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा, 11 और 12, तो 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन बनाओगे, और क्वेश्चन नंबर 3 बनाओगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5, इतना होमवर्क है, बन जाएगा। ठीक है? यस सर। सो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा देख लो, सारा क्वेश्चन बना लेना बेहतर है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है? तो जितना भी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का वो सारा कंप्लीट कर लेना खुद से, ठीक है? सो और कुछ पूछना है किसी को? क्लास कंप्लीट करें तो फिर? यस सर। ठीक है, तो क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू सर।